अब तक हम भूसंतुलन के सिद्धांत के माध्यम से हमने जैसे सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुई, उस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों, उसमें जॉर्ज एरी के मत को पढ़ा, उसके बाद में प्राटवादी संकल्पना को पढ़ा। इसके बाद में एक विद्वान और हुए हैं हेस्किनन, जिनको हमने इस में क्या परिवर्तन हो सकता, दोनों में सुधार किस तरह से हो सकता, उसको पढ़ा। उसके बाद में हैफोर्ड और बोवी चौथे विद्वान ऐसे हुए जिनके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से जो गलतियां एरी और प्राट ने की उसको हैफोर्ड बोवी ने किस तरह से सुलझाने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि जो आपका समतोल तल है, उस समतोल तल में के माध्यम से उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के जो घनत्व हैं उनको के उच्चावचों में जो घनत्व का अंतर है ऊंचाई के अनुसार किस तरह से उनमें परिवर्तन किया और किस तरह से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया, वो आपको समतोल तल के माध्यम से, जिसकी गहराई उन्होंने 100 मीटर बताई, और 100 मीटर के माध्यम से उस बात को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो उनका भी यही मानना था कि जो जितना ऊंचा है वो उतना ही हल्का है और जो जितना नीचा है वो उतना भारी है। लेकिन ये सारी बातें समतोल तल पर आकर तक ही सीमित है, उसके नीचे पृथ्वी का जो अंतरतम है वो बिल्कुल सबके लिए समान है। लेकिन ऊंचा के अंतर जो है अंतर है वो एक अलग विषय के रूप में उन्होंने बात करने का प्रयास किया। अब अगले जो विद्वान आते हैं वो जोली हैं। 1925 में इन्होंने संतुलन सिद्धांत के बाद में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने हैफर्ड और बोवी जो एरी प्राट और के बाद जो संशोधन हैफर्ड बोवी का था उसमें परिवर्तन करने का उन्होंने उसमें एक जो कहते हैं जिसको सुधार या अपनी बात रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि धरातल के नीचे घनत्व समान होता है। तो जोली ने बताया कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं हो सकता। आप हम भी इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कह दें कि 100 मीटर की एक लाइन खींची जाए धरातल के नीचे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये संभव हो भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे इस बात को साबित करे, तो उनका ये मानना है कि समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है। अब वो एरी वाली बात वापस यहाँ पर आती है कि और इनका ये मानना है कि जो 100 मीटर की आप लाइन, 100 मीटर का एक लाइन देते हैं, 100 मीटर, तो पृथ्वी पर हलचलें जिस तरह की होती है, भूकंप है, आपका ज्वालामुखी, तो ये वो जो लाइन आप तय करते हैं वो लाइन बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। उस लाइन की अपनी एक अलग सी व्यवस्था हो जाती है, वो नष्ट हो सकती है लाइन। तो इनका ही मानना है कि वो लाइन नहीं होकर वह एक 10 मील मोटी परत है। उस 10 मील मोटी परत में ये सारे के सारे परिवर्तन भूपृष्ठ भाग डूबे रहते हैं। अब फिर वो ये कहते हैं इस बात को कि उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जिनको कहेंगे हम कि अंतर है वो फिर कैसे होता है, तो फिर वही बात आपको आ जाती है। वो ये कहते हैं कि एक जोन ऑफ कंपनसेशन जिसको कहते हैं, जोन लाइन नहीं, लाइन ऑफ कंपनसेशन से हटकर जोन 10 मील मोटी एक ये जैसे ये 16 किलोमीटर या 10 मील वाली जो बात आपको नज़र आ रही, ये देखिए यहाँ पर 16 किलोमीटर वाली बात को इन्होंने कहा है कि या और ऊपर से देखिएगा कि जैसे जो नीचा भाग है उनमें परत जो अंतर है वो यहीं पर पाया जाएगा, ऊंचा भाग उसी तरह से जो एरी ने जिस तरह से कहा उसी तरह पे है। तो ये कह सकते हैं कि जो ये जॉली का जो मत है वह मत एरी के करीब है। एरी ने जो गलती की कि बिल्कुल 80,000 फीट तक जड़ को माना, उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो 16 किलोमीटर पर जाकर वो सारी बात खत्म हो जाती है, और 16 किलोमीटर पर 100 मीटर 10 मील मोटी ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ, मतलब जो जितना ऊंचा है वो उतना ही
नीचा गहरा है। ये 16 किलोमीटर तक ये बात चलती है, उसके बाद ये बात नहीं चलती है। तो वो जो तेराव का बर्फ का सिद्धांत और वो सारी बातें हैं, वो बातें यहाँ पर हैफोर्ड और बोवी कहते हैं, और उस बात को कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित कर। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि सबका अपना जैसे एक मत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इर्द गिर्द इसी के चलते हैं, एरी और प्राट के और तेराव के और उसके सिद्धांत के, और अपनी बात को स्पष्ट करने। एक बात जो कंफ्यूजन हमारे मन में सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है कि वास्तव में पृथ्वी का अंतरतम कैसा है, कैसी उसकी संरचना है, ये बहुत गहरा जैसे हमारे लिए जिसको कहते हैं कौतूहल पैदा करता है, जिज्ञासा पैदा करता है। वो सारी चीज़ें जो हमारे ध्यान में आती। अब इसी क्रम में एक विद्वान और हुए जिनका नाम है आर्थर होम्स। होम्स का ये मतलब है कि उन्होंने भी तेराव के सिद्धांत में कहा, और उन्होंने कहा कि ऊंचे उठे भाग जो है हल्के पदार्थ के बने होते हैं, उनको संतुलन रखने के लिए गहराई में जिस तरह से ये जड़ है, वो जड़ की बात करते हैं। ये देखिए कि जो अगर उठा हुआ पर्वत का भाग है तो उसकी जो रूट है वह रूट आपकी गहरी होगी, ऐसा इनका भी मानना है। और जो कम घनत्व वाले हैं उनकी रूट देखिए आप, ये नहीं है महाद्वीपीय मैदान और उनमें नहीं है, और सागर तल के नीचे वह घनत्व की जो रूट की जो बात है वो नहीं होती, इनका ऐसा मानना है। और भूकंप की जो आपकी जो साक्ष्य हैं वो भी इसी बात को शो करते हैं कि नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे, लेकिन पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कोर एरिया जो वो अभी भी ठोस नहीं है, उसका घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा, लेकिन ठोस नहीं होने के कारण से वहाँ पर जो चलने वाली तरंगें मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो वो मुड़ती हैं, उनका आकार, उनका जो यात्रा है वो अलग सी हो जाती है। तो ऐसे में ये एक अलग सा विषय है। और 40 किलोमीटर वो जैसे 100 किलोमीटर कहते हैं, तो सियाल की जड़ है तो वो पर्वतीय भागों में ज़्यादा है, और समुद्रों के नीचे सियाल जो है वो कम है। तो ये अपने आप में ही इस बात को साबित करके ये प्रयास करते हैं कि ये जड़ का एक स्वरूप हो सकता है, और उससे हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा हैफोर्ड और बोवी का अपने इनका आर्थर होम्स का मानना है कि पृथ्वी के जो नीचे की जड़, जैसे सागर तल है वहाँ पर आपको सियाल नहीं मिलेगी, पर्वतों के यहाँ पर उसका जो भाग है ये मोटा मिलेगा। ये देखिएगा आप, यहाँ जो ये मोटाई नज़र आ रही है सागर तल के नीचे नहीं। तो ये अपने आप में ही एक जड़ की व्यवस्था। वो नीचे कितनी है वो ये कहते हैं 40 मीटर तक है, लेकिन ये एक जिसको कह सकते हैं हम कि एक अलग फिर वापस से विवाद और वापस विषय चिंतन का हो गया है। तो ऐसा अपने यहाँ पर बड़ा जिसको कह सकते हैं कि विशद चर्चा और विशद कौतूहल का विषय रहा पूरे विश्व में। तो अब अल्टीमेटली इन सारे बातों को सुनने के बाद हम किस बात का अंदाज लगाते हैं क्या हो सकता है, तो वो अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे।